तो मलेरिया के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो है अमीबासिस। तो अमीबियासिस में आप बोलोगे कि यहाँ पर ये कॉज करता है अमीबिक डिसेंट्री। ठीक है, क्या कॉज करेगा? अमीबिक डिसेंट्री कॉज करेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे जो अमीबियासिस है ये होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से। इससे होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से। तो ये आप बोलोगे मोनो, क्या है? मोनोजेनेटिक। कैसा है? मोनोजेनेटिक। इसका होस्ट कौन होगा? ह्यूमन। ठीक है, तो मोनोजेनेटिक है। ठीक है, और आप बोलोगे ये कहाँ पाया जाता है? तो आप बोलोगे लार्ज इंटेस्टाइन में। किसकी? ह्यूमन की। तो ह्यूमन की जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें पाया जाता है, और ये आप बोलोगे एंट अमीबा जो है वो मोनोजेनेटिक। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर इनके पास में कुछ होती हैं स्ट्रक्चर्स, उनको बोलते हैं क्रोमेटोइड्स बॉडीज। कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? क्रोमेटोइड्स बॉडीज होते हैं। एक्चुअल में ये सिस्ट होते हैं, सिस्ट ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, ये। अब देखिए दूसरा, आप बोलोगे फीकल एंड ओरल। ठीक है, इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो कैसे होता है? फीकल एंड ओरल ट्रांसमिशन। कैसा ट्रांसमिशन होता है? फीकल एंड ओरल। ठीक है, इनक्यूबेशन पीरियड की जब बात करोगे तो आप बोलोगे ये होता है 2 to 4 वीक्स। ठीक है, अब देखेंगे इसका मैकेनिकल कैरियर कौन सा है जो इसको फैलाता है, उसको बोलते हैं मैकेनिकल कैरियर। तो इसका जो मैकेनिकल कैरियर वो बेटा है हाउस फ्लाई। कौन है? हाउस फ्लाइज का मैकेनिकल कैरियर। ठीक है, तो करता क्या है, ये जो इन्फेक्टेड पर्संस की फीसेस होती हैं उन पे बैठता है और वहां से उड़ता है, फिर दूसरे खाने वाने बैठता है, फिर वो अंदर चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्फेक्शन को ये कॉज करता है। दूसरी बात देखिए, इसके स्ट्रक्चर में जब आप देखोगे, बात करोगे, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसी कहानी है। इनको आप बोलोगे क्वाड्री, क्या बोलोगे? क्वाड्री न्यूक्लिएट, क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट। ठीक है, ये प्रेजेंट होती है। अब जो इन्फेक्टेड स्टेज होगी कुछ इस तरीके से, इसके पास में ये ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, और ये बेटा होता है इसके ऊपर एक वॉल होता है, इसको बोलते हैं सिस्ट वॉल। और ये सिस्ट वॉल जो होती है इसको बचा के रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये। अब होता क्या है, जो सिस्ट वॉल है वो रेजिस्टेंट होती है अगेंस्ट, तो गैस जो के अगेंस्ट रेजिस्टेंट शो करती है, लेकिन ट्रिप्सिन जो होगा, है ना, जो ट्रिप्सिन होगा
हाँ बेटा, तो हम लोग बात कर रहे थे ये सिस्ट वॉल की, और सिस्ट वॉल में हम लोग बोल रहे थे कि यहाँ क्वार्डी जो न्यूक्लिएट सिस्ट है ना, ये प्रेजेंट होगा, सिस्ट वॉल इसके ऊपर होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे सिस्ट वॉल जो थी, हम बोल रहे थे कि ये रेजिस्टेंट शो करती है गैस्ट्रिक जूसेस के अगेंस्ट, बट ट्रिप्सिन जो होता है इसको क्लीव करता है, ट्रोफोजॉइट्स बाहर निकलते हैं और ये इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। तो इसके अब सिम्टम्स क्या हो जाएंगे, तो सिम्टम्स में हम देखेंगे क्या हो जाएंगे। सिम्टम्स में आप बोलोगे कॉन्स्टिपेशन, के अलावा एब्डोमिनल एब्डोमिनल पेन होगा, और उसके अलावा आप बोलोगे यहाँ पर क्रैम्प्स होंगे, क्रैम्प्स के अलावा स्टूल, आप बोलोगे विद एक्सेस म्यूकस, ठीक है, और ब्लड क्लॉट्स भी दिखेंगे उस फीसेस में। तो ये कहानी आपको दिखेगी जो है इनके इन्फेक्शन, ठीक है। अब इनका जो इलाज हम लोग करते हैं वो कैसे कर सकते हैं, तो आप बोलोगे मेट्रानिजिडो आप बोलोगे मेट्रोनिडाजोल, ठीक है, या आप बोलोगे टाइजिडाजोल, ठीक है। तो ये दो मेडिसिन हैं, ये यूज करते हैं हम ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, ये ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। अब देखते हैं आगे। आगे आप बोलोगे जो तीसरा होगा उसको हम बोलेंगे जियार्डियासिस, क्या बोलेंगे, जियार्डियासिस, या इसी को हम बोलते हैं डायरिया, क्या बोलते हैं, डायरिया। तो जियार्डियासिस या डायरिया बोलते हैं इसको। अब देखते हैं इसकी कहानी क्या है। तो आप बोलोगे ये होता है जियार्डिया जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, ठीक है, उसके थ्रू होता है। दूसरा आप बोलोगे साइट ऑफ अकरेंस क्या होता है, साइड ऑफ अकरेंस आप बोलोगे डिओडिनम एंड जेजुनम, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा आप लोग। अब चौथा जो है उसको हम बोलते हैं ट्रिपैनोसोमियासिस, ट्रिपैनोसोमियासिस। ट्रिपैनोसोमियासिस में आप सबसे पहले देखोगे इसमें जो होता है आपका अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस, अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस, ठीक है। तो अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस जो होता है ये कॉज करता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। ये जो होता है ट्रांसमिटेड होगा, ट्रांसमिटेड बाय बाइट ऑफ सीसी फ्लाई, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं ग्लोसिमा पैल्पेलिस, ठीक है। तो ये होता क्या है, आप बोलोगे ब्लड में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है उस ब्लड के थ्रू आता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में पहुंच जाता है और ब्रेन को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ब्रेन इससे अफेक्ट होगा। अब हम बोलेंगे अफ्रीकन जो ट्रिपैनोसोमियासिस है वो दो तरीके की, एक आप बोलोगे वेस्ट में और एक ईस्ट में।
तो आप बोलोगे अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस। दो तरीके से होगी, कौन कौन सी? तो एक आप बोलोगे वेस्ट में और दूसरा आप बोलोगे ईस्ट में। वेस्ट में हम बोलेंगे इसको गैम्बियन और ईस्ट में आप बोलोगे रोडेशिया। ठीक है, तो ये जो होता है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियन से फैलता है। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है क्या है? ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। और ये जो होता है उसको आप बोलोगे ट्रिपैनोसोमा रोडेशिया। ठीक है, उससे फैलता है। क्लियर? अब इसके बाद में आप देखोगे एक और होता है दूसरा, जो उसको हम बोलते हैं अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस। अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस। तो अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस जो बेटा है वो आप बोलोगे, इसको हम बोलते हैं चागास डिजीज। क्या बोलते हैं? चागास डिजीज। और चागास डिजीज जो है इसको अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं। ये मोस्ट कॉमन है ब्राजील में। तो ब्राजील में बहुत ज्यादा कॉमन है ये। और इसका जो पैथोजन है वो ट्रिपैनोसोमा क्रूजी। क्या है? ट्रिपैनोसोमा क्रूजी। ठीक है, होगा इट इज ट्रांसमिटेड बाय किसिंग बग्स, या इसी को हम बोलते हैं ट्राई एटोमिट्स। क्या बोलते हैं? ट्राई एटोमिट्स। ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद में अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस के बाद में लीशमैनियासिस की बात करते हैं बेटा। तो लीशमैनियासिस क्या है? ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, CRUZI, क्रूजी। लास्ट में ट्राई एटोमिक्स। ठीक है, किसिंग बग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद में हम बेटा बात करेंगे लीशमैनियासिस। लीशमैनियासिस, लीशमैनियासिस या इसी को हम बोलते हैं काला आजार। क्या बोलते हैं? काला आजार। तो लीशमैनियासिस, काला आजार, या यही होता है डमडम फीवर। ठीक है, तो लीशमैनिया, काला आजार या डमडम फीवर, ब्लैक फीवर भी बोलते हैं इसको। पैथोजन जो इसका है वो कौन सा होगा? तो आप बोलोगे पैथोजन जो है वो है लीशमैनियासिस। लीशमैनिया, लीशमैनिया डोनोवानी। कौन है? लीशमैनिया डोनोवानी। ठीक है, ये ट्रांसमिट होगा किसके थ्रू? ट्रांसमिटेड बाय फ्लीबो, इसका जो कॉज, जो ट्रांसमिट करेगा वो कौन सा होगा? आप बोलोगे फ्लीबोटेमस। फ्लीबोटेमस। ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं सैंड फ्लाई। क्या बोलते हैं? सैंड फ्लाई। ठीक है, इसमें आप देखोगे फीवर, एनीमिया। ठीक है, उसके अलावा आप बोलोगे इनलार्जमेंट ऑफ लीवर। उसके अलावा बोलोगे स्प्लीन, एक्सेट्रा। ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद बेटा बात करेंगे हेलमेंथ डिजीज की। हेलमेंथ डिजीज।
पहला डिजीज जो है वो है सिस्टोसोमियासिस। सिस्टोसोमियासिस ब्लड फ्लू, या आप बोलोगे ब्लड फ्लू के अलावा सिस्टोसोमा हिमेटोबू जो है, सिस्टोसोमा इसका साइंटिफिक नेम है, सिस्टोसोमा, इसको भी याद कर लो, काम चल जाएगा। तो सिस्टोसोमा के थ्रू होता है, ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं इसके बाद में, आप बोलोगे टीनियासिस। टीनियासिस के केस में आप बोलोगे यह है टीनिया सोलियम, क्या है, टीनिया सोलियम, ठीक है। या इसी को हम बोलते हैं पॉर्क टेपवर्म, पॉर्क टेपवर्म, ठीक है। तो पॉर्क टेपवर्म जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन की जो मैन के जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें पाया जाता है। तो मैन इसका जो है सेकेंडरी प्राइमरी होस्ट होता है, और जो पॉर्क होता है यानी पिग वो आपका जो है क्या होगा, सेकेंडरी होस्ट होगा, ठीक है। ऐसा और एक होता है टीनिया सोलियम के बाद में सैजिनाटा। तो टीनिया सैजिनाटा के केस में आप बोलोगे, इसको बोलते हैं बीफ टेपवर्म, ठीक है। क्या बोलते हैं, बीफ टेपवर्म। तो इसका सेकेंडरी होस्ट कौन होता है, कैटल, प्राइमरी होस्ट मैन। तो इससे जो होने वाली डिजीज होता है उसको बोलते हैं टीनियासिस। तीसरा बेटा आप बात करोगे तो इसको हम बोलते हैं सिस्टिसर्कोसिस। और सिस्टिसर्कोसिस जो है आप बोलोगे किसके थ्रू होता है, तो बोलोगे सिस्टी सर्कस लार्वा के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये लार्वा होता है टेपवर्म का, टेप वर्म का लार्वा होता है, ठीक है। अब इसके बाद में आता है चौथा डिजीज, हाइड्रेटेड डिजीज। हाइड्रेटेड डिजीज में आप बोलोगे इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस, इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डॉग टेपवर्म, क्या बोलते हैं, डॉग टेपवर्म। और हम बोलते हैं इसको हाइड्रेटेड टेपवर्म, हाइड्रेटेड टेपवर्म। चलो, तो ये कहानी हो गई आपके हाइड्रेटेड डिजीज की। अब आते हैं निमेटोड की बात करते हैं, एस्के हेलमेंथ्स की। तो निमेटोडा में बेटा आप देखोगे यहाँ पर, आप बोलोगे ये होता है एस्कैरिस, एस्कैरिस इसकी वजह से, लुम्ब्रिक्वाइडिस की वजह से, एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस की वजह से होता है। इसको हम बोलते हैं एस्कैरियासिस, क्या बोलते हैं, एस्कैरियासिस। तो यहाँ पर आप बोलोगे इसकी वजह से क्या होता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, उसके अलावा बोलोगे इंडाइजेशन, फिर आप बोलोगे डायरिया, है ना, वोमिटिंग, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। फिर आपका पूछे जाने वाला दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं फाइलेरियासिस, या बेटा इसी का दूसरा नाम होता है, आप बोलोगे एलिफेंटियासिस, क्या बोलते हैं, एलिफेंटियासिस। तो फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस जो है ये देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पर इसमें आप बोलोगे जो एलिफेंटियासिस है या फाइलेरियासिस है, इसकी जब बात करोगे तो इसका पैथोजन जो है वो कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे। तो इसका पैथोजन जो है वो है आपका कौन सा, उचेरिया, उचेरिया बैंक्रॉफ्ट, कौन सा, उचेरिया बैंक्रॉफ्ट, या आप बोलोगे मलाई, ठीक है ये।
तो ये क्या करता है, ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। क्या करता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। ठीक है, क्या करता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। ये किससे फैलता है, तो आप बोलोगे क्यूलेक्स से फैलता है। ठीक है, क्यूलेक्स जो होता है एज अ कैरियर काम करता है। ठीक है, ये डैमेज किसको करता है, तो आप बोलोगे लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होता है, इसमें लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसमें हो क्या जाता है, सिम्टम्स क्या है, आप बोलोगे स्वेलिंग हो जाता है, स्वेलिंग ऑफ लेग्स, लेग्स में स्वेलिंग हो जाता है। उसके अलावा आप बोलोगे स्क्रोटम में, इसमें सब में स्वेलिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये कहानी हो जाएगी इसकी जो है लिम्फेटिक सिस्टम। अब इसके बाद एक और आता है निमेटोड आपका तीसरे नंबर का, उसको बेटा हम बोलते हैं, इट इज नोन एज, क्या बोलोगे आप, तो इसको हम बोलते हैं एनकाइलोस्टोमियासिस, एनकाइलोस्टोमियासिस, एनकाइलोस्टोमियासिस। चलिए देखते हैं, तो एनकाइलोस्टोमियासिस में आप बोलोगे ये होता है एनकाइलोस्टोमा। ठीक है, एनकाइलोस्टोमा डियोडिनेल। ठीक है, और इसको हम कॉमनली बोलते हैं हुकवर्म। फिर आप देखिए, ये लार्वा को बोर करता है थ्रू द स्किन ऑफ फीट। ठीक है, फिर देखते हैं चौथे नंबर पे, आप बोलोगे एंटेरोबियासिस। एंटेरोबियासिस जो फैलता है वो फैलता है एंटेरोबियस से। किससे फैलता है, एंटेरोबियस से। ठीक है, किससे फैलता है, एंटेरोबियस। किससे फैलेगा, एंटेरोबियस। तो एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस होता है, इसको बोलते हैं पिनवर्म। क्या बोलते हैं, पिनवर्म। ऐसे एक और होता है आपका जिसको हम बोलते हैं ड्रकेंकुलस। ड्रकेंकुलस। ठीक है, तो आप बोलोगे ये होता है ड्रकेंकुलस, ड्रकेंकुलस मेडिनेरिस। तो बोल रहा है ये होता है आपका गुनिया वर्म, कॉमन नेम इसका। ठीक है, ऐसे एक होता है लोआसिस। लोयासिस। ठीक है, तो ये फैलता है आपका आई वर्म डिजीज होता है, लोआ लोआ नाम होता है इसका, लोआ लोआ से आई वर्म डिजीज बोलते हैं इसको, कंजक्टिवाइटिस वगैरह हो जाता है। ठीक है, तो ये इतनी डिजीज हो गई आपके निमेटोड से। फिर आप बोलोगे फंगल डिजीज, फंगल डिजीज। फंगल डिजीज की जब बात करोगे आप, तो इसमें आता है पहला सबसे पहले रिंग वर्म। कौन आता है बेटा, रिंग वर्म। चलिए, अब रिंग वर्म की बात करोगे या आप बोलोगे इसी को टीनिया। ठीक है, तो आप बोलोगे ये होता है आपका ट्राइकोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन। उसके अलावा आप बोलोगे इपीडर्मोफाइटोन। फिर तीसरा आप बोलोगे माइक्रोस्पोरम। क्या होता है, माइक्रोस्पोरम। ठीक है, तो देखिए आप इसके बाद क्या होता है यहाँ पर, तो ये आप बोलोगे जो ट्राइकोफाइटोन होता है ये अफेक्ट करता है किसको, इन्फेक्शन इसका कहाँ होता है, स्किन, हेयर और आप बोलोगे नेल्स। ठीक है, इधर आप आओगे इपीडर्मोफाइटोन की बात करोगे तो आप बोलोगे स्किन,
नेल्स, उसको इन्फेक्ट करता है। फिर आप बोलोगे माइक्रोस्पोरम जो होता है वो स्किन एंड हेयर, ठीक है, ठीक है। तो ये कहानी हो गई रिंगवर्म की। अब अगर ऑन द बेसिस ऑफ स्पॉट्स ऑफ इन्फेक्शन, इसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्पॉट्स ऑफ इन्फेक्शन, तो स्पॉट के जो इन्फेक्शंस के स्पॉट हैं उनके बेसिस पे अगर आप बात करोगे तो होता है टीनिया, टीनिया कैपाइटिस। तो कैपाइटिस वाला जो होता है बेटा, टीनिया कैपाइटिस, ये स्कैल्प को डैमेज करता है, जो हमारा सर होता है ना रूसी वगैरह, उसकी वजह से। फिर आप बोलोगे टीनिया, कौन सा आपका, पेडिस, और इसको हम बोलते हैं एथलेटिक फुट, एथलेटिक फुट, ठीक है। और ये बेटा आप बोलोगे जो है एथलेटिक मतलब पैर, पैर पे जो घाव होते हैं ना, जो अंगूठे के बीच में वहां पर होता है। फिर आप बोलोगे एक होता है टीनिया क्रूरिस, और ये बेटा ग्रोवाइन रीजन पे होता है, अफेक्ट करता है ग्रोवाइन रीजन को। फिर आप बोलोगे टीनिया बार्बी, ये जो होता है ये क्या करता है फेस पे, और आप बोलोगे बियर्ड और नेक, ठीक है। ये कहानी हो गई, ठीक है, फंगल डिजीज। अब यहाँ पर डिजीजेज आपकी कंप्लीट होती हैं। इसके बाद में जो आपका पोर्शन है उसकी हम बात करेंगे कि इम्यूनिटी क्या होती है, ठीक है। तो इम्यूनिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इनेट इम्यूनिटी, फिर एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो देखते हैं सबसे पहले इम्यूनिटी है क्या। इम्यूनिटी का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे अगर कोई बॉडी है हमारा, जैसे मान लो ये बॉडी है हमारा, ठीक है। अब बॉडी हमारा है ये, अब बॉडी के पास में कुछ रेजिस्टेंट होता है, बॉडी के पास क्या होता है, कैपेबिलिटी होती है, रेजिस्टेंस होता है अगेंस्ट द, अगेंस्ट द, किसके अगेंस्ट, तो आप बोलोगे अगेंस्ट द डिजीजेस। तो डिजीज के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंट होता है उसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। मतलब अगर कोई एंटीजन आएगा, एंटीजन का मतलब क्या है, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, है ना, और आपका पैथोजन कोई भी, तो कुछ भी हो सकता है। अब ये इन्फेक्ट अगर करता है हमारी बॉडी को, जाके इन्फेक्ट करता है, तो आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा, अगर इसको इन्फेक्ट करता है तो आप बोलोगे बॉडी इनको किल करने की कोशिश करता है और किल भी करता है, तो इसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी, यानी कि रेजिस्टेंट अगेंस्ट द, आप बोलोगे क्या है, जो है एंटीजेंस, ठीक है, रेजिस्टेंट अगेंस्ट द एंटीजन, तो उसी को हम बोलते हैं इम्यूनिटी। क्लियर है। चलिए अब बोलते हैं हम इसके बाद में, ये फॉरेन बॉडीज भी हो सकती हैं, बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिक सब्सटेंस, कुछ भी हो सकता है, सब एंटीजन है जो हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पांस को जनरेट कराए, वो सब एंटीजन। तो ये कहानी हो गई। अब आते हैं, अगर किसी बंदे के अंदर मान लो लैक ऑफ इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी नहीं है, मान लो इम्यूनिटी एब्सेंट है, थोड़े ही बात पे बीमार हो जाता है, एब्सेंट है अगर इम्यूनिटी, तो आप बोलोगे उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इम्यूनो ससेप्टिबल। क्या बोलते हैं, इम्यूनो ससेप्टिबल। क्या बोलते हैं, इम्यूनो ससेप्टिबल, ठीक है। तो इम्यूनोलॉजी क्या है, आप बोलोगे इम्यूनोलॉजी है क्या। इम्यूनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द बॉडी, of the body defense
बॉडीज डिफेंस body's defense against the infection। ठीक है, तो इम्यूनोलॉजी है स्टडी ऑफ द बॉडीज डिफेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट बॉडी की जो कैपेबिलिटी है डिफेंस की, उसको हम स्टडी को इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। अब इम्यूनिटी होता है हमारा दो तरीके का, एक होता है इन्नेट इम्यूनिटी, एक होता है एडेप्टिव। एक होता है इन्नेट, दूसरा होता है एडेप्टिव। इन्नेट का मतलब ऐसी इम्यूनिटी जो बाय बर्थ हो, ऐसा इम्यूनिटी है जो बाय बर्थ हो, और एक्टिव ये आपका इम्यूनिटी जो है, एडेप्टिव ये आप बोलोगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या हुआ, आफ्टर बर्थ, है ना। तो आफ्टर बर्थ जो इम्यूनिटी हम लोग गेन करते हैं उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। गॉट इट? तो ये कहानी हो गया इम्यूनिटी। अब देखते हैं हम लोग आगे। सबसे पहले बात करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। हेडिंग डाल देंगे ए हम लोग, इन्नेट इम्यूनिटी। तो इन्नेट इम्यूनिटी जो है, इन्नेट इम्यूनिटी जो है, या इसी को हम बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं? नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं? नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, या इसी को बेटा हम बोलते हैं कि ये जो इम्यूनिटी है ये नेचुरल इम्यूनिटी है। अब इसमें देखिए आप, ये जैसा कि नाम से ही हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज नहीं है अलग अलग इन्वेडर के लिए। ऐसा नहीं कि वायरस आएगा उसके लिए अलग रिस्पॉन्स होगा, बैक्टीरिया आएगा उसके लिए अलग रिस्पॉन्स रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर कोई भी एंटीजन आएगा उसके लिए सेम टाइप ऑफ रिस्पॉन्स जनरेट किया जाएगा। ठीक है, चाहे कोई भी हो। ठीक है, समझ में आई बात? तो अब देखते हैं यहाँ पर, आप बोलोगे यहाँ पे जो है इन्नेट इम्यूनिटी जो है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। क्या है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इसका मतलब क्या हुआ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का, कि भाई फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले एंटीजन आएगा तो उसको टकराना किससे पड़ेगा? जो इन्नेट इम्यूनिटी है उससे टकराना पड़ेगा, जो नेचर ने हमें दिया है। अब नेचर ने हमें क्या दिया है देखिए, तो सबसे पहले आप बोलोगे कुछ मैकेनिकल बैरियर्स हैं, मैकेनिकल बैरियर्स हैं। मैकेनिकल बैरियर जैसे हमने मान लिया स्किन, तो स्किन को ऐसे तो इन्वेड करके चला नहीं जाएगा, है ना। तो स्किन सबसे पहले रोकता है कि अंदर ना जा पाए। अब मान लो मैकेनिकल बैरियर स्किन है, इसे फिजिकल बैरियर भी बोल सकते हैं। अगर मान लो स्किन को पेनिट्रेट भी कर गया तो आप बोलोगे अंदर जाओगे तो वहां पर केमिकल फैक्टर मिलेंगे, केमिकल फैक्टर मिलेंगे, या इन्हीं को हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल। क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल। तो केमिकल या आप बोलोगे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर या केमिकल बैरियर भी यहाँ पर दिखेंगे। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर में बेटा आप बोलोगे लाइसोजाइम जैसे होते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? लाइसोजाइम। तो देखिए यहाँ पर जैसे लाइसोजाइम होते हैं, लाइसोजाइम, तो लाइसोजाइम जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? तो आप बोलोगे टीयर्स में। कहाँ होते हैं? टीयर्स में, सलाइवा में, और आप बोलोगे सलाइवा के अलावा फ्लूइड्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये करता क्या लाइसोजाइम? तो आप बोलोगे इट ब्रेक द पेप्टिडोग्लाइकॉन, पेप्टिडोग्लाइकॉन ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया जो है उसकी जो पेप्टिडोग्लाइकॉन की सेल वॉल लेयर है उसको ये ब्रेक करेगा। ठीक है,
ऐसे ही हम बात करते हैं लो पीएच हुआ स्वेट का, गैस्ट्रिक सिक्रीशन हुआ, वो भी रोकता है बैक्टीरियल ग्रोथ को। ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं, डिफेंसिन हुआ जैसे लंग्स में पाया जाता है, जीआईटी ट्रैक में पाया जाता है, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी रहती है उसके पास, सर्फेक्टेंट होता है ऑक्सोनिन्स, ये सारे जो होते हैं आपके केमिकल या फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरीके से काम करते हैं। अब इसके बाद में आता है बायोलॉजिकल, तीसरा हम बोलते हैं बायोलॉजिकल। तो तीसरा हम बोलेंगे बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल का मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी के अंदर ही ऐसा माइक्रोफ्लोरा होता है जो हमारी बॉडी में अच्छे के लिए होता है, मतलब हमको बेनिफिशियल होता है, जैसे ई कोलाई का माइक्रोफ्लोरा हुआ, इंटेस्टाइन में पाया जाता है। अब बाहर से कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया या कुछ भी आता है तो उसको मारने का ये काम करते हैं, तो आप बोलोगे बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, वो भी काम करते हैं। इसके अलावा देखिए कुछ होते हैं सिक्रेटरी कंपोनेंट। नेक्स्ट आप बोलोगे सिक्रेटरी कंपोनेंट। सिक्रेटरी कंपोनेंट, सिक्रेटरी कंपोनेंट की बात करोगे तो यहां पर देखिए क्या होगा, जैसे एक होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। दूसरा देखेंगे आप, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बाद में आप बोलोगे एक होते हैं इंटरफेरॉन। क्या होते हैं? इंटरफेरॉन, या इन्हीं को बोलते हैं साइटोकिन्स, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम या इंटरफेरॉन या साइटोकिन्स देखने को मिले। अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को सबसे पहले समझते हैं, देखिए तो यहां पर आएगा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में होगा क्या, देखो ये प्रोटीन्स होती हैं, ये मान लो वायरस है कोई, ये बैक्टीरिया है मान लो, और बैक्टीरियल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये, और इस पे जाके ये प्रोटीन अटैच हो गए, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, ठीक है। ये प्रोटीन्स कौन सी हैं? कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स है। अभी अटैच हो गए, अब अटैच होने के बाद होगा क्या, देखिए तो ये आप बोलोगे पोर बन जाएंगे, तो इसके अंदर बाहर से फ्लूइड जो होगा पूरा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वो अंदर आ जाएगा। तो फ्लूइड जो हुआ वो अंदर आ गया, और फ्लूइड अंदर आएगा तो ये बल्ज कर जाएगी, फिर आगे जाके क्या हो जाएगी? ब्रस्ट कर जाएगी, और ब्रस्ट कर गई तो खेल खत्म, इसका सेल की डेथ हो गई। तो इस तरीके के सिस्टम को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है, ऐसे काम करता है। दूसरा देखिए इंटरफेरॉन कैसे काम करते हैं। तो हमने बोला कि ये एक सेल है, मान लो कोई, ये कोई इन्फेक्टेड सेल है, ठीक है। तो ये सेल है, अब हुआ क्या, कोई वायरस आया, कोई वायरस आया, और ये वायरस ने क्या किया, इस सेल को इन्फेक्ट कर दिया। यहाँ पर वायरस आ गया, इन्फेक्ट कर दिया। अब ये सेल करेगी क्या, देखिए तो ये सेल जो है बड़ी होशियार होती है, अपना तो जा रही, लेकिन ये क्या करती है, कुछ केमिकल का सिक्रीशन करा देती है, कुछ केमिकल्स को ये सिक्रीट करवा देती है, रिलीज करवा देती है। तो देखिए केमिकल रिलीज करवा देगा ये, तो ये केमिकल रिलीज करवा दिए गए। अब ये केमिकल रिलीज करवा दिए गए, ये केमिकल जब रिलीज हुए, इन्हीं को हमने बोला इंटरफेरॉन या साइटोकिन्स, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, अपनी जो सराउंडिंग की सेल्स, ये सराउंडिंग की सेल्स, या नेबरिंग सेल्स जो इन्फेक्टेड नहीं है, नॉन इन्फेक्टेड, अभी इनमें इन्फेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सराउंडिंग की जो सेल्स हैं, ये मॉलिक्यूल जो इनके पास सिग्नल होते हैं, अटैच कर गई, और जैसे ही अटैच करते हैं तो मैसेज चला जाता है इनके पास, और ये मैसेज जाएगा तो ये क्या करती हैं, ये अपने आप को बचा लेती, ठीक है, क्या करती हैं, ये बचा लेती। तो आप बोलोगे कि वायरल इन्फेक्टेड जो सेल्स होती हैं, वायरल इन्फेक्टेड जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, दे रिलीजेस, वायरल इन्फेक्टेड सेल्स रिलीजेस, क्या रिलीज करेंगी, साइटोकिन्स, या आप इन्हीं बोलते हो इंटरफेरॉन्स। क्या रिलीज करती हैं, साइटोकिन्स या इंटरफेरॉन, ठीक है। और ये इंटरफेरॉन या साइटोकिन्स कहाँ अटैच हो जाते हैं, आप बोलोगे सेल के ऊपर अटैच हो जाते हैं, नेबरिंग। तो ये अलर्ट अलार्म मॉलिक्यूल्स है, कौन से मॉलिक्यूल्स हैं,
अलार्मिंग, ठीक है। तो ये बचा लेते हैं सेल को होने से, बगल की जो सेल्स होती है, क्योंकि जो मरनी थी वो तो सेल्स मर ही जाएंगी, लेकिन आसपास की सेल्स बच जाएंगी, ठीक है। तो ये कहानी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में तीसरा पार्ट इसका आता है, वो आता है सेलुलर बैरियर्स। इसी में इनेट में सेलुलर बैरियर्स। तो सेलुलर बैरियर में बेटा आप बोलोगे कौन कौन से हैं, तो पहला सेल आप बोलोगे न्यूट्रोफिल्स। कौन सी सेल्स होंगी? न्यूट्रोफिल्स होंगी। दूसरा आप बोलोगे कौन सी सेल्स होंगी? मैक्रोफेजेस। कौन सी सेल होंगी? मैक्रोफेजेस सेल्स होंगी, ठीक है। और इसके अलावा तीसरी सेल्स होंगी, उनको बोलते हैं नेचुरल किलर सेल्स। ये तीन सेल्स काम आती हैं जो है सेलुलर बैरियर टू इन्फेक्शन, ठीक है। सेलुलर बैरियर टू इन्फेक्शन। अब इनमें जब आप आओगे तो न्यूट्रोफिल सेल्स आपको पता है फैगोसिटिक नेचर की होती है, तो सबसे पहले साइट ऑफ इन्फेक्शन पे जो है यही पहुंचती है, सबसे पहले एंट्री न्यूट्रोफिल्स की होती है। कोई भी इन्फेक्शन होगा तो साइट ऑफ इन्फेक्शन पे सबसे पहले कौन पहुंचेगा? न्यूट्रोफिल्स। मैक्रोफेजेस की जब बात करेंगे हम लोग, तो मैक्रोफेजेस भी फैगोसिटिक है। कैसी हैं? फैगोसिटिक नेचर की, ठीक है। ये फैगोसिटिक नेचर की। और इनके नेचुरल किलर सेल्स जो हैं आप बोलोगे स्प्लीन, लिम्फ नोड, इनमें सब में पाई जाती हैं। और ये बेटा क्या करती हैं, इनके पास जो है टी सेल्स और बी सेल के तरीके से रिसेप्टर तो नहीं होते, लेकिन इनके पास कुछ प्रोटीन्स होती हैं, उनको बोलते हैं परफोरिन्स। कौन सी प्रोटीन्स? परफोरिन्स प्रोटीन्स होती हैं। और ये परफोरिन प्रोटीन्स जो होती हैं ये जाके सेल मेम्ब्रेन से बैक्टीरिया के अटैच हो जाती है, जैसे पीछे मैंने बताया था वैसे काम करेंगी, और ये यहाँ पर फ्लूइड भर जाएगा और इनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। ऐसे इन्फ्लामेशन होता है, रेडनेस, पेन, हीट, स्वेलिंग, उससे एंटीजन को मारा जाता है, पैथोजन को। ऐसे फीवर होता है तो पायरोजेंस बोलते हैं, वो भी टेम्परेचर को बढ़ा के मार देते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग देखते हैं, है ना। क्या होता है, अलग अलग तरीके के जो है ये जो वो हैं आपके पैथोजेंस या उनको एक ही तरह से मारा जाता है। तो मतलब सबके लिए ऐसा नहीं कुछ अलग रिस्पॉन्स है, सब एक जैसे ही मैकेनिज्म के थ्रू मारे जाते हैं, तो इसको बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। एडेप्टिव की बात करोगे तो वो इम्यूनिटी ऐसी है जो कि आप बोलोगे एडेप्टिव इम्यूनिटी कैसी है, जो कि आफ्टर द बर्थ मिलती है, तो इसको आप बोलोगे एडेप्टिव इम्यूनिटी। दूसरी जो इम्यूनिटी है वो कौन सी? एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो एडेप्टिव इम्यूनिटी की बात करेंगे हम, तो आप बोलोगे ये जो है एडेप्टिव इम्यूनिटी है ये आफ्टर द बर्थ गेन करते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब अगर इनेट इम्यूनिटी को कोई एंटीजन क्रॉस कर लेता है, वो उसको हरा देता है, तो दूसरी बात आती है एडेप्टिव इम्यूनिटी की। अब एडेप्टिव इम्यूनिटी के पास पहुंचते हैं, तो एडेप्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है? स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, यानी कि अलग अलग एंटीजन के अगेंस्ट अलग अलग तरीके से क्या होगा, जो है रिस्पॉन्स किया जाएगा, अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ अलग है, जैसे इसका पहला प्रॉपर्टी है स्पेसिफिसिटी। कौन सा है? स्पेसिफिसिटी। दूसरा आप बोलोगे डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी। और तीसरा आप बोलोगे डाइवर्सिटी के बाद में डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, यानी कि अपने बॉडी डिस्क्रिमिनेशन करना है। मारना किसको है? तो मारना किसको है? जो बाहर से आया है, अपने टिश्यू को नहीं मारना है, उसको ये डिटेक्ट करती हैं। और तीसरा, मारने के बाद उस एंटीजन के अगेंस्ट मेमोरी डेवलप कर लेती है। क्या डेवलप कर लेंगी? मेमोरी डेवलप कर लेंगी। समझ में आई बात? क्या डेवलप कर लेंगी? मेमोरी डेवलप कर लेंगी, जिससे आगे चल के जब वो एंटीजन दोबारा आए तो उसको आसानी से वो मार सके। तो इम्यूनोजेनिक मेमोरी इनकी एक बेहतरीन प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जब एडेप्टिव इम्यूनिटी पढ़ते हो तो इसी में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? तो आप बोलोगे इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि यहां पर एक होता है AMIS, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, और दूसरा होता है आपका सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, ये बात, ठीक है। तो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम जो होता है,
इसमें एंटीबॉडी ब्लड में रिलीज की जाती है, इसमें रिलीज की जाती है ब्लड में, वो ब्लड में एंटीजन को मार दिया था, इसीलिए इसको नाम पड़ा एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। और इसको हम बोलते हैं सेल मीडिएटेड। दूसरे वाले को सेल मीडिएटेड में बोलेंगे, यहाँ पर क्या होता है देखो, तो सेल मीडिएटेड वाले की बात जब करोगे आप, तो इसमें टी सेल्स जो है टी सेल्स रोल प्ले करती है। टी सेल दो ठीक है, तो दो तरीके से जो है यहाँ पर देखने को हमको मिलेगा। ठीक है, रखिएगा, है ना। आज के लिए बेटा हम यहीं तक रखते हैं, और आपको अगर इस चैप्टर का नोट्स चाहिए हो या कुछ भी चाहिए हो ना, तो आप जो है एक बायोट्री चैनल है वहां पर चले जाइएगा, और वहां पर आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप आगे का कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, बाकी मैम आपसे डिस्कस करेंगी जो भी चीजें हैं। ठीक है, आप लोगों को बोलिएगा क्लास का क्या है क्या नहीं, मुझे तो ज्यादा आइडिया है नहीं इसके बारे में। ठीक है, और कोई भी जरूरत हो कभी भी